Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Raffle BB College, Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. And we will continue our chapter that is supply analysis. Now, in last session, what we discussed, law of supply. So, what is the law of supply? The other factors remaining constant, that is, other things remaining constant. Quantity of commodity supply increase with increase in price, and quantity of commodity supply decrease with every fall in the price. It means price increase, supply increase, price falls, supply falls. Okay. Now, today in this session, we will discuss the next topic, that is exceptions to the law of supply. Exceptions to the law of supply. So, first of all, what do you mean by exceptions? Exceptions यानी there are some of the cases where the law of supply does not apply. इट मीन्स हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन दैट कि प्राइस इंक्रीज. लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन दैट कि प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस फॉल्स तो सप्लाई ऑल्सो फॉल्स. ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है. बट एक्सेप्शंस क्या एक्सप्लेन करेगा? प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई फॉल भी हो सकता है, और प्राइस फॉल तो सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज इन सप्लाई. सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेप्शंस. ओके. सो एक्सेप्शंस यानी देयर आर सम ऑफ द केसेस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. ओके. चलो, फर्स्ट केस, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. नाउ यहाँ पे किसका एक्सपेक्टेशन आएगा? सेलर का. ओके, प्रोड्यूसर का. चलो, फर्स्ट, इफ द सेलर एंटिसिपेट दैट कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर. फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है? कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर. देन in order to avoid future losses, they would try to sell as much as possible even at prevailing low level of price. यानी प्राइस लो है तो भी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सेलर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि फ्यूचर में तो उसका प्राइस और कम होने वाला है. आया समझ में? अपोजिट, इफ द सेलर एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में बढ़ने वाला है, सो इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर प्राइस राइज, दे वुड रिस्ट्रिक्ट द सेल्स even at prevailing high level of price. This is what expectations about the future price. So again I am giving you same example of onion. Assume कि at present onion का प्राइस 30 रुपीज़ kg है. ओके. नाउ सेलर का एक्सपेक्टेशन क्या है? नाउ ओनियन पर केजी, इट इज एज्यूम इट इज हाई प्राइस है. ओनियन का प्राइस क्या है? हाई है. नाउ फर्स्ट, इफ द सेलर एंटिसिपेट दैट कि प्राइस ऑफ द ओनियन इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर, गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर. ओके. चलो फर्स्ट लेते हैं हम लोग. इफ द प्राइस ऑफ द ओनियन इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर. राइज इन फ्यूचर यानी 30 से, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में उसका प्राइस, मार्च में उसका प्राइस 100 रुपीज़ केजी हो जाने वाला है. 100 रुपीज़ केजी हो जाने वाला है. नाउ सेलर क्या करेगा? इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइज प्राइस, दे वुड रिस्ट्रिक्ट द सेल्स. यानी उसके पास जो ओनियन होगा ना, वो सब स्टोर कर लेगा कि जब मार्च में 100 रुपीज़ केजी हो जाएगा तब मैं सेल कर दूंगा. तो उसका रिजल्ट क्या आया कि प्रेजेंट में 30 रुपीज़ केजी है, विच इज़ हाई, तो भी मार्केट में सप्लाई क्या हो गया? फॉल हो गया. आया समझ में? अपोजिट, इफ ओनियन का प्राइस एट प्रेजेंट 20 है, ओनियन का प्राइस जस्ट एज्यूम एट प्रेजेंट क्या है? 20 है. ओके.
नाउ जो ये 20 है ना, एज्यूम कि ओनियन का प्राइस 20 लो है. ओके, नाउ सेलर ने एंटिसिपेट किया कि प्राइस ऑफ द ओनियन इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर, यानी दिसंबर में उसका प्राइस है ना 5 रुपीज केजी हो जाने वाला है. ओके, नाउ ये उसका एक्सपेक्टेशन, अभी होगा या नहीं होगा, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, बट उसका एक्सपेक्टेशन के प्राइस ऑफ द ओनियन इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर. सो in order to avoid these future losses, they would try to sell as much as possible even at a prevailing low level of price. यानी प्राइस लो है ना, तो भी मार्केट में सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. सो इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. सेकंड पॉइंट, रेयर आर्टिकल. रेयर यानी जो नहीं मिलने वाली, आर्टिकल यानी कॉमोडिटी, यानी जो नहीं मिलने वाली है कॉमोडिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, रेयर आर्टिकल. सो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ व्हाट, रेयर आर्टिकल. एंड हियर रेयर आर्टिकल का एग्जांपल क्या है, एंशिएंट कॉइन एंड द स्टैम्प्स, एंशिएंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑटोग्राफ ऑफ द डिपार्टेड लीडर. नाउ ये सब क्या है, पुरानी चीज, एकदम रेयर. ओके, जो पहले था वो होगा, अभी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, रेयर आर्टिकल. सो इन केस ऑफ रेयर आर्टिकल, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. इट मीन्स द सप्लाई ऑफ सच आर्टिकल, इट इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी इंक्रीज or decrease with every increase or fall in the price. Okay, यानी जो ये सब commodities है ना, ancient coin, stamp, ancient historical document, autograph of departed leader, तो उसका जो supply है वो fixed है. Okay, तो उसका जो production है वो increase भी नहीं होगा और decrease भी नहीं होगा, even though price increase हो या decrease हो. So in case of law, in case of rare article, the law of supply does not apply. Third, the commodities whose supply is fixed in the short period. And there are some of the commodity जिनका supply short run में fixed है, वो cases में भी law of supply does not apply. Now, there are certain commodity whose supply are practically fixed in the short period and cannot be increased or decreased, although in the long run their supply can be changed. Best example, that is vegetables, fruits, flowers, milk and so on. Okay, so rise or fall in the price of this commodity will not result in increase or decrease in their supply in the short period. However, in the long run, their supply can be increased or decreased with rise or fall in the price. I will give an example. के commodities whose supply is fixed in the short period. For example, vegetables. Okay. Now, best example क्या है? Vegetables. Now, suppose the price of vegetable is increased. All vegetable ले लो. For example, tomato. Okay. Then brinjal, every vegetable price is going to increase. Now in the short run उसका सप्लाई इंक्रीज होगा, इन द शॉर्ट रन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो वेजिटेबल को ग्रो करना फार्मिंग में, ओके, फार्म में वेजिटेबल को ग्रो करना एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर लग जाता है ग्रो करते करते. ओके, तो जैसे टोमेटो का प्राइस बढ़ गया तो इमीडिएटली टोमेटो का सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट मे बी चेंज. बिकॉज अगर टोमेटो का प्राइस बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, तो फार्मर ज़्यादातर क्या उगाएगा, फार्म में टोमेटो ग्रो कर देगा. ओके, तो in the long run the supply of the tomato में is going to increase, but short run में possible नहीं. इसीलिए बोला जाता है the commodities
whose supply is fixed in the short period, then the law does not apply. Likewise, suppose टोमेटो का प्राइस कम हो गया, टोमेटो का प्राइस कम हो गया, ओके, नाउ इन द शॉर्ट रन उसका सप्लाई एकदम कम हो जाएगा? नहीं, उसका सप्लाई में चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो फार्म में टोमेटो है वो तो मार्केट में आएगा ही आएगा, इवन दो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा. इसीलिए बोला जाता है द कमोडिटीज हुज सप्लाई इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन, देन the law of supply does not apply, but in the long run the supply can be increased or decreased with rise or fall in the price. Clear? Fourth point, supply of labor. Now यहाँ पे समझना ये पॉइंट थोड़ा हार्ड है, that is supply of labor. Now first, now labor को उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है ना, चलो उसका अकॉर्डिंगली समझना है, दैट इज व्हाट सप्लाई ऑफ लेबर. नाउ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेबर, दैट इज राइज इन द वेज रेट, वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ लेबर बिकॉज वर्कर वुड वर्क फॉर द एक्स्ट्रा आवर टू गेट इंक्रीज्ड वेज रेट, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट they would prefer lesser to extra work, that is increase in the wages beyond a certain point does not lead to increase in the supply of labor. चलो सिंपल से समझो, if price of labor rise, price of labor rise यानी वेज रेट, वेज रेट बढ़ा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज लेबर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा आवर काम करेंगे, ओके. जो लेबर का सप्लाई है ना वो बढ़ जाएगा, बिकॉज लेबर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा आवर काम करेंगे इन ऑर्डर टू गेट हायर वेज रेट. बट कोई भी वर्कर और कोई भी लेबर का कैपेसिटी रहता है, वो कितना एक दिन में कितना घंटा काम कर सकता है? मैक्स टू मैक्स 12, 18, ओके. पूरा 24 आवर्स काम नहीं कर सकता, वो थक जाता है. सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी वर्कर है दे प्रीफर लेसर, लेसर यानी थक जाता है, ओके, फॉर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क. तो रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस, रिजल्ट क्या हुआ? लेबर का वेज रेट बढ़ा तो भी मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ा, okay. So after a certain period of time the supply of labor does not increase with increase in the wage rate. Opposite ले लो, if there is a fall in the wage rate, अगर wage rate कम हुआ, now जैसे wage rate कम हुआ तो लेबर का सप्लाई भी कम होना चाहिए, लेबर का सप्लाई भी कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जैसे वेज रेट कम हुआ, जैसे वेज रेट कम हुआ तो लेबर ने क्या किया? एक्स्ट्रा आवर काम किए, 8 आवर्स से वो 10 आवर्स 12 आवर्स काम किया इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग वेज रेट. अपना खुद का वेज रेट को मेंटेन करने के लिए उसने ज़्यादा काम किया. तो रिजल्ट क्या हुआ? वेज रेट कम हुआ तो भी लेबर ऑफ सप्लाई कम नहीं हुआ, बट लेबर ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो गया. सो इन दैट केस ऑल्सो द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. नाउ यहाँ पे आपको क्या किससे समझना है? यहाँ पे एक ही लेबर है, यहाँ पे एक ही लेबर है एंड एक ही लेबर का लेबर सप्लाई, एक ही लेबर है और उसका एक लेबर का सप्लाई. वैसे आपको ये पॉइंट को समझना है कि सपोज मैं यहाँ पे 8 आवर्स काम करता हूँ, जस्ट आई एज्यूम आई एज अ लेबर, मैं यहाँ पे 8 आवर्स काम करता हूँ, मुझे पर डे का 1000 रुपीज़ वेज रेट मिलता है, ओके. नाउ सपोज वेज रेट बढ़ा, सपोज लेबर का वेज रेट तो पर आवर चलता है ना, सपोज वेज रेट बढ़ गया तो मैं चलो 12 आवर्स काम कर लिया, 14 आवर्स काम कर लिया एंड ज़्यादा वेज रेट कमा दिया. बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अभी क्या हुआ? वेज रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. 18 आवर्स काम करेंगे और बढ़ेगा, 20 आवर्स काम करेंगे और बढ़ेगा, 21 आवर काम करेंगे और बढ़ेगा. बट मेरा कैपेसिटी तो एग्जिस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. आई वुड प्रिफर लेसर फॉर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क.
सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वेज रेट बढ़ेगा ना, तो भी लेबर का सप्लाई नहीं बढ़ेगा, बट लेबर का सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, एंड अपोजिट, सपोज मेरा जो वेज रेट 1000 रुपीज़ है ना, तो 1000 से अभी कम होकर 500 हो गया। सो लेबर क्या करे, वेज रेट कम हुआ, सो लेबर क्या करेगा, अपना इनकम को मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा आवर काम करेगा। ओके, पहले वो 10 आवर्स काम करता था, उसको 1000 मिलता था, अभी वो 10 आवर्स काम कर रहा है ना, तो उसको खाली 500 रुपीज़ मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा आवर काम करके वो 1000 रुपीज़ अर्न कर लेगा। तो 12 आवर्स 14 आवर्स वो काम कर लेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, लेबर का वेज रेट कम हुआ, तो भी मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर कम नहीं हुआ, बट लेबर का सप्लाई बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लाई ऑफ लेबर। एंड नेक्स्ट लास्ट, दैट इज ऑक्शनेबल गुड्स। ऑक्शनेबल यानी हराजी बोलते हैं ना, मार्केट में हराजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्शनेबल गुड्स। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्शनेबल गुड्स, कि ऑक्शनेबल गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स रखी जाती है, ओके, और वो गुड्स के बारे में बोली बोलते हैं ना, कि 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, लैक्स रुपीज़, करोड़ रुपीज़, ऐसा बोला जाता है। सो ऑक्शनेबल गुड्स में जो गुड्स है जिसका बोली लगती है ना, उसका सप्लाई फिक्स्ड होता है, इट इज़ प्री डिटरमाइंड होता है, उसका सप्लाई इंक्रीज भी नहीं होता है और उसका सप्लाई डिक्रीज भी नहीं होता है। सपोज यहाँ पे एक सचिन तेंदुलकर की बैट रख दी, ओके, 10 बैट्स को मैंने ऑक्शन पे रख दिया। सपोज प्राइस बहुत, ऑक्शनेबल प्राइस बहुत हाई जा रही है, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ जा रही, तो मैं दूसरी 10 बैट्स नहीं रख सकता, उसमें सप्लाई फिक्स्ड है, उसमें सप्लाई और क्वांटिटी प्री डिटरमाइंड है। तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है। ओके, लाइकवाइज 10 बैट मैंने रखी है ऑक्शन में, अभी बोली में सब लोग कम प्राइस कर रहे हैं, ओनली 1000 रुपीज़ बोल रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि जो 10 बैट थी उसमें से 5 बैट्स ले लूँगा और 5 बैट्स ही रखूँगा, ऐसा नहीं होगा। यानी सप्लाई कम होने से, प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम नहीं होती है, एंड प्राइस राइज होने से सप्लाई राइज भी नहीं होती, यानी सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, द क्वांटिटी सप्लाई रिमेन प्री डिटरमाइंड, इट इज फिक्स्ड। सो in case of auctionable goods, यानी those goods which are auction, then the supply will not increase or decrease with every rise or fall in the price, because the supply of such goods, it is predetermined. So in this case the law of supply does not apply. Clear? So हम लोग का law of supply over हुआ, meaning statement, schedule, curve, then assumptions, characteristics, and next is what, exceptions. Now again I am telling you कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस, तो ही आपको एक्सेप्शंस लिखना है। बट ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ सप्लाई, इन 7 मार्क्स, तो हम लोग को कहाँ पे लिखना है, मीनिंग स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल, देन कर्व, एजम्पशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टॉप हो जाना है, एक्सेप्शंस लिखना नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग चेंजेस इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।